तैयारी जो भी है हम लोग को पहले से करना पड़ेगा। तो इसका ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया। अगर किसी स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लास करना है तो वो आ सकते हैं। अगर टाइम है आपका 10 बजे से। चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है इसका, उसी पे हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। करा मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ध्यान दो, मोबाइल रखो जी। करा मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो आप मतदाता सूची का नाम सुने हैं? सुने हैं ना, मतदाता सूची नहीं बोलता है। आपका एग्जाम, ये आपके एग्जाम के लिए उपयोगी होंगे, बताए थे सबको हम, समझे ना। तो देखिएगा, ये आपका हो गया मतदाता, ये हो गया आपका मतदाता सूची, ये हो गया मतदाता सूची। तो कब पूछ रहा है कि मतदाता सूची को क्या कहा जाता है? मतदाता सूची को क्या कहा जाता है? तो मतदाता सूची को अंग्रेजी में वोटर लिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोटर लिस्ट। नहीं कहता है कि इसका मतदाता सूची में नाम नहीं है, या तो कुछ लोग बोलते हैं कि इसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है ना। तो ये अगले साल 2022 में बिहार पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, पूछा था, जो फर्स्ट टाइम अब देखे होंगे इसको, है ना। तो मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? अब मोबाइल बंद कीजिए ना, डिस्टर्ब हो रहे हैं उससे। मोबाइल बंद कीजिए तो पहले, ध्यान देगा करम, ध्यान देगा। फिर से आप लोग को फिर से इसको हम समझा देते हैं। चलिए, आप लोग क्लियर है? सबका ध्यान बोर्ड की तरफ है ना? और स्टार्ट करें। चलिए, तो देखिएगा, फिर सबको बता देते हैं, ध्यान देगा। ये देखिएगा, ये आपकी लाइव क्लास है ना, और ये आपके एग्जाम को देखते हुए बनाया गया। अगर आप जिस स्थान में बैठे हुए हैं ना, उस नजरिए से भी बनाया गया है। अपने सेट में खोजिएगा, समझ रहे हैं बात को। आपकी सेट से इसमें क्वेश्चन उठाया गया है, अब अपना सेट में खोजिएगा। अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपके बारे में भी तो हम सोचेंगे ना। तो चलिएगा, तो कहना हमें यह है ना कि बिहार पुलिस की वैकेंसी आ गई है, आ गई है ना। बिहार पुलिस की वैकेंसी आ गई है और इसका बैच भी स्टार्ट हो गया है। आपको 10 बजे से इसका ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन का भी विचार नहीं हुई है साहब। और ऑनलाइन भी बैच आएगा, लेकिन ऑनलाइन बैच पे भी विचार नहीं हुई है। लेकिन इसका ऑफलाइन जो बैच है ना, वो आपका 10 बजे से स्टार्ट हो गई है बिहार पुलिस का। तो जो बच्चे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं वो 10 बजे आकर ऑफलाइन क्लास कर लेंगे। चलिए, अब बात करते हैं हम टॉपिक के ऊपर। तो ध्यान देगा, ध्यान देगा। किसी बच्चा को दिक्कत ना हो रहा है कमेंट में? चलिए, अब देखिए क्या कर रहा है। हल्ला बंद करेगा। अब एक स्टूडेंट हल्ला नहीं करेंगे। कह रहा मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? एग्जाम वाले जो है ना, वो कभी कभी तो हल्का क्वेश्चन पूछ देगा, लेकिन हल्के क्वेश्चन में आपको फंसा देगा साहब। अब कह रहा है मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो मतदाता सूची को आमतौर पर वोटर लिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोटर लिस्ट। बहुत बार आप सुने होंगे, गांव में लोग बोलते हैं कि इसका मतदाता सूची में नाम नहीं है, और कुछ लोग बोलते हैं कि इसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है ना। तो मतदाता सूची हिंदी हो गया, अब वोटर लिस्ट इंग्लिश हो गया। अब ऐसे ही पूछा है कि मतदाता सूची को हम क्या कहते हैं? तो वोटर लिस्ट कहते हैं साहब। अब जिस व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम है, यानी जिस व्यक्ति को मतदाता सूची में नाम है, वही व्यक्ति मतदान करेगा, वही व्यक्ति मतदान करेगा। तो जिस व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम है वही व्यक्ति मतदान करेगा, जिसका नाम नहीं है वो मतदान नहीं करेगा। कुछ दिन पहले इस्लामपुर में चुनाव हुआ ना, आप लोग का था ना? नहीं था, आप लोग का था ना? मतदान किया ना? अब जिसका नहीं होगा वो नहीं करेगा। अब सवाल है कि किस व्यक्ति को मतदाता सूची में नाम ऐड होता है, उम्र उसका कितना होना चाहिए? तो पहले 21 वर्ष था, पहले 21 वर्ष था, लेकिन उसको अब कर दिया 18 वर्ष। कब कर दिया? कितना कर दिया? 18 वर्ष। तो कोई भी मतदाता सूची का जो न्यूनतम उम्र है वोट देने का, अगर आप 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी एक संशोधन होती है, उसका एक नियम होता है, संसद उसका संशोधन करता है। तो 21 वर्ष से घटाकर जो 18 वर्ष किया गया, वो कितना संशोधन द्वारा किया गया? 61वां संशोधन द्वारा किया गया।
और ये काम हुआ था 1988 में, लेकिन राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर किए 1989 में। तो ऐसी परिस्थिति में हमको बोलना है क्या है, 1989। तो देखिएगा, मतदाता सूची को कॉपी गए है ना, चलिए तो यही भी याद कर लेना है। मतदाता सूची को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाँ वोटर लिस्ट। और पहले कितना उम्र था, अब कितना हुआ, और कीमत संशोधन द्वारा कब, तो पूछेगा तो छूट जाएगा क्वेश्चन, नहीं। चलिए अब आगे देखिएगा, आगे कह रहा राजनीतिक दल, पार्टी है ना, कह रहा राजनीतिक दल आवश्यक है, राजनीतिक दल आवश्यक है। इस राजनीतिक दल आवश्यक है, इसका आंसर होगा लोकतंत्र। इसका आंसर क्या होगा, लोकतंत्र। अब देखिए, राजनीतिक दल के मतलब होता है साहब पार्टी। पार्टी क्या कह रहा, पार्टी कहाँ पे काम करता है। अब जहां राजतंत्र रहेगा, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा, तो वहां पार्टी की क्या जरूरत है। जब राजा का बेटा राजा बनेगा साहब, ये सम्राट अशोक था, अकबर बाबर था, तब पिताजी उनके राजा है, अब बेटा राजा बनेगा, तब फिर पार्टी की तो कोई जरूरत है नहीं। तो पार्टी की जरूरत पड़ता कहाँ है, लोकतंत्र में। कहाँ पड़ता है, लोकतंत्र में। और आप लोग लोकतंत्र का मतलब जानते हैं, कौन कौन नहीं जानता लोकतंत्र का मतलब, हाथ खड़ा करो। नहीं जानती है, नहीं जानती है। अच्छा, कभी चुनाव वगैरह में किसी को लोकतंत्र बोलते सुने हैं, नहीं नेता लोग बोलता है लोकतंत्र है, ज्यादा मत उछलिए नेताजी, आज आप हैं तो कल हम भी रहेंगे। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, तो देखिए आज के बाद कभी लोकतंत्र के बारे में पूछे ना, तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की शासन, जनता की शासन। लोकतंत्र के मतलब होता है जनता की शासन। तो ये जो हिंदुस्तान है ना, इस हिंदुस्तान, ये ध्यान देगा, ये जो आपका हिंदुस्तान है ना, वो एक लोकतांत्रिक देश है, यानी ये हिंदुस्तान लोकतंत्र है, यानी ये हिंदुस्तान में जनता की शासन चलती है। तो ये हिंदुस्तान में हम लोग की शासन चलती है, विश्वास है ना। हाँ, ये हिंदुस्तान, ध्यान देगा, ये जो हमारा देश है, ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। मतलब हमारे देश में राजतंत्र नहीं है, हमारे देश में तानाशाही नहीं है, हमारे देश में लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का मतलब हुआ जनता की शासन। तो ये देश में जनता की शासन है। अब सवाल है कि सर देश लोकतंत्र, देश में लोकतंत्र है, देश में जनता की शासन है, तो हमारे हिसाब से तो कुछ होता नहीं है। तो देखिएगा, इस देश में बहुत सारी भाषा बोलने, बहुत सारे भाषा के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग स्टेट है, बहुत से संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो सब तो शासन कर नहीं सकता है। तो इसी के लिए क्या करते हैं हम लोग कि एक व्यक्ति को राजा गद्दी में बैठाते हैं और उसको राजा बनाते हैं। अब बोलते हैं कि भाई तुमको हम वोट देकर तुमको हम गद्दी बैठाए हैं और तुमको बढ़िया से काम करना है, अगर काम नहीं करोगे तो 5 साल के बाद फिर तुमको हम हटा देंगे। तो इतने बड़े देश में, इतने बड़े देश में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं। तो इतने सारे लोग हैं, तो इतने सारे लोग कैसे शासन कर पाएगा। आपकी विचार अलग है, मेरी विचार अलग है, आपके धर्म अलग है, मेरे धर्म अलग है, तो संभव है कि सब एक बार शासन कर लेगा। तो हम लोग क्या किए हैं कि एगो नेता चुने हैं और उनको वोट दिए हैं, ऐसे नहीं बैठ गया गद्दी पर, उनको वोट दिए हैं। अब वोट दिया, वो आदमी गद्दी पर बैठा है, अब वो फिक्स समय के लिए बैठा है साहब। अब फिक्स समय का मतलब 5 साल, 5 साल के लिए बैठा है। अगर अच्छा काम किया तो ठीक है, अच्छा काम नहीं किया तो 5 साल के बाद उसको हटाने का भी पावर हमें है, हटा सकते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की शासन। तो जनता के शासन चलेगा ना, तब ये पार्टी रहेगा, पार्टी रहेगा, जनता के शासन में पार्टी है जी, राजशाही में रहेगी। तो यही पूछ रहा है कि राजनीतिक दल आवश्यक है किसमें, लोकतंत्र में। राजनीतिक दल किसमें आवश्यक है, लोकतंत्र में। आगे कर, आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है। एक बार आप लोग का सेट में क्वेश्चन आया था ना कि एक होता प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना, एक होता प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो मतलब ये हुआ, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये हुआ कि किसी नेता को हम चुनते हैं,
लेकिन चुनने के बाद वो नेता अपने हिसाब से काम करता है, अपने हिसाब से कानून बनाता है, तो वो हुआ प्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक वो हुआ कि नहीं, नेता को भी हम ही चुनेंगे, कानून भी हम ही बनाएंगे, तो वो हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो स्विट्जरलैंड में था ना। अब कर आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक जो अभी आपका जो लोकतंत्र है, तो चलिए भारत में आधुनिक लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कह सकते हैं? नहीं साहब, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्या है? हाँ, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि आप लोग उस दिन सेट में हम सोल्व कर रहे थे ना, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो भारत, रूस, फ्रांस, ये सभी देशों में यही ना ऑप्शन में था, भारत, रूस, फ्रांस। तो भारत में, रूस में और फ्रांस में, ये सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ के नेता को तो हम जनता चुन देते हैं, लेकिन यहाँ के नेता कोई भी काम करता है तो अपने विचार से करता, अपने मन से करता, हमारे मन से नहीं करता है। तो चुनाव तो प्रत्यक्ष है, लेकिन काम करने का तरीका उसको अप्रत्यक्ष है। चलिए, और स्विट्जरलैंड में क्या है? चुनाव प्रत्यक्ष होता है और काम प्रत्यक्ष होता है। तो कौन देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? स्विट्जरलैंड में। तो कह रहा भारत की आधुनिक लोकतंत्र कैसी है? आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है। तो भारत के आधुनिक लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे? नहीं, भारत के आधुनिक लोकतंत्र है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। शुद्ध लोकतंत्र कहेंगे? लगता है कि भारत में शुद्ध लोकतंत्र है? नहीं है। हाँ, भारत में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि लोकतंत्र का मतलब हुआ जनता की शासन, जनता की शासन। लोकतंत्र का मतलब हुआ जनता की शासन, और जनता, हाँ, लोकतंत्र का मतलब हुआ जनता की शासन, लेकिन ये शासन करने के लिए प्रतिनिधि आता है, और ये जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है ना, वो शासन करता है साहब। तो भारत में कैसी शासन, कैसी लोकतंत्र है? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है ना। हम नेता को चुनते हैं तो प्रतिनिधि ने मेरा है। वर्तमान में बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? अवध बिहारी चौधरी। ये आदमी आरजेडी से है जी, आरजेडी। आरजेडी का मतलब समझते हैं ना? हाँ, राजद। आरजेडी का मतलब क्या हुआ? राजद। तो बिहार विधानसभा का जो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है? अवध बिहारी चौधरी। ये किससे संबंध रखते हैं? आपका एग्जाम भी है, बिहार लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे कह रहा है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? अब सवाल है कि मानवाधिकार होता क्या है, मानवाधिकार क्या होता है? तो देखिएगा, हम इंसान है साहब, आप भी इंसान है, तो आपके साथ कोई व्यक्ति, कोई सरकार किस तरह से बर्ताव करे, उसका भी एक लेवल है, उसका भी एक नियम है बर्ताव करने का। अब कभी कभी ऐसा होता है साहब, जैसे किसी को मार रहे हैं, किसी को कोई मार रहा है और इतना पीटा साहब, इतना, जैसे कोई किसी को मार रहा था, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी को पीट दिया, ये तो चला थोड़ी देर के लिए, इस पर भी केस हो सकता है, लेकिन ये तो चला, लेकिन किसी को कपड़े उतार के पीटना, यह हद तक तो उचित नहीं है। इसके लिए आप मानवाधिकार सामने आएगा, है ना। किसी को मतलब उसके साथ ऐसा ऐसा काम करना दंड देते समय जो कि मानवता नहीं कहती है, मानवता नहीं कहती है, होता ना है। तो मतलब किसी को आप दंड दीजिए, लेकिन दंड देते समय उसको ऐसा बर्ताव मत कीजिए, उसके साथ ऐसा, अब जैसे किसी को मारे ऐसा नाखून कबाड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है ना। किसी को मारे, किसी को नाखून कबाड़े तो गलत है। तो अगर कोई इस जानवर ही रहता है, तो ना, अब जानवर के ही कोई मारता है, तो अगर उसको ज्यादा पीट देता है जैसे तैसे, तो किसी न किसी को तो खराब लगता है, नहीं ऐसा नहीं है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर मानव के साथ, इंसान के साथ अगर गलत होता है, तो गलत का भी एक लेवल रखा गया है, उस लेवल से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर उस लेवल से आगे बढ़िएगा ना, तो मानवाधिकार वाले जो है ना, आप पे एक्शन लेगा, और जिस व्यक्ति को परेशान किया ना, उसके बाद वो केस भी लड़ेगा मानवाधिकार वाले, समझे। तो अगर किसी मानव के साथ कुछ ज्यादा गलत हो जाता है, तो उसके लिए मानवाधिकार आता है। और ये मानवाधिकार का गठन हुआ था अक्टूबर 1993 ईस्वी में। ऐसे मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। तो हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा?
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ? 1993 में हुआ। कब हुआ? 1993 में। और इसका स्थापना हुआ अक्टूबर 1993 में। और 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब सवाल है कि मानवाधिकार संविधान में था कि बाद में इसको ऐड किया गया है? तो संविधान में कहीं भी मानवाधिकार का चर्चा नहीं है। अब पूरा संविधान पढ़ लीजिए, कहीं भी संविधान में मानवाधिकार का चर्चा नहीं किया गया। ये स्थिति को देखते हुए बाद में ऐड किया गया है। तो ये गैर संवैधानिक संस्था है। क्या है? हाँ, ये गैर संवैधानिक संस्था, मतलब संविधान में इसका कहीं चर्चा उर्चा नहीं है। तो गैर में क्या होता है? प्राय ना, यानी गैर संवैधानिक संस्था। तो मानवाधिकार कैसी संस्था है? चलिए तो बताइएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार का स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। और कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक। अब आगे चलिए थोड़ा सा उन लोग को भी देख लेते हैं। चलिए तो चलिए, सब ठीक ठाक है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब देखिए क्या कर रहा है। कर रहा है ना कि राज्य के राज्यपाल को, हमसे पहले ही सब आंसर दे देता है, लाइव में जुड़ा था ना। बहुत अच्छी बात है, हमसे जुड़ने वाला हर बच्चा लगता तेज है ना जी। चलिए एक और ये जो क्वेश्चन जो है देख रहे हैं ना, ये आपके ग्रुप में हम भेजेंगे ऐसे ही ये, और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा इसमें ना। अब कर राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति की जा, हाँ, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। इसका आंसर होगा राज्य सूची पर। क्या होगा? राज्य सूची पर। तो चलिए पहले इसको बढ़िया समझने का प्रयास कीजिए। पहले आप समझिए अनुसूची। पहले आप समझिए अनुसूची। तो देखिएगा, शुरुआत में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। कितना था? 8 था। अभी वर्तमान में कितना हो गया है? 12। तो शुरुआत में भारत में कुल अनुसूचियों की संख्या 8 था, अब हो गया है 12। तो इसी 12 अनुसूची में एक अनुसूची है 7वां अनुसूची। तो 7वां अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र का मतलब भारत सरकार, राज्य का मतलब राज्य सरकार, है ना। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि केंद्र को क्या पावर रहेगा और राज्य की क्या पावर रहेगा। और इसी 7वीं अनुसूची के तहत, इसी 7वीं अनुसूची के तहत, 7वीं अनुसूची के तहत एक बनाया गया है संघ सूची। इसी 7वीं अनुसूची के तहत क्या बनाया गया है? हाँ, एक हो गया आपका संघ सूची साहब, दूसरा हो गया राज्य सूची, और तीसरा हो गया हाँ समवर्ती सूची। समवर्ती सूची तीसरा क्या हो गया? समवर्ती सूची। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कुल अनुसूचियों की, पहली अनुसूचियों की संख्या कितना था? 8। फिर अब कितना है? 12। इसी 12 में से एक अनुसूची है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो केंद्र और राज्य की शक्तियों की बंटवारा किया गया है। इस 7वीं अनुसूची के तहत एक है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची के तहत केंद्र सरकार कानून बनाता है। संघ सूची के तहत केंद्र सरकार कानून बनाता है, जैसे रेलवे पे कानून बनाना, सेना पे कानून बनाना होता ना है। जैसे रेलवे पर हो गया, सेना पे हो गया। राज्य सूची के तहत, राज्य सूची के तहत राज्य सरकार कानून बनाता है, जैसे पुलिस हो गया, विद्यालय हो गया ना। और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाता है, जैसे जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये सब क्या है? समवर्ती सूची है। तो कह रहा राज्यपाल के जो अध्यादेश है वो राज्य सूची है। तो क्या है? राज्य सूची है। अब राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा, ये अनुच्छेद 213 के तहत है। कितना अनुच्छेद के तहत है? 213 के तहत। तो अगर आपसे पूछता है कि राज्यपाल अगर अध्यादेश जारी करता है तो उसकी जो पावर है वो कौन सूची में आता है? तो राज्यपाल राज्य के ना होता है जी, ये होगा राज्य सूची। लेकिन राज्य सरकार को, राज्यपाल को जो पावर मिला वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 213 के तहत। ये अब आगे देखिएगा, आगे कह रहा भारत के विदेश नीति। भारत की विदेश नीति, विदेश नीति का मतलब समझते हैं ना। हाँ,
बाहर, भारत से बाहर किसी दूसरे देश में किस तरह से वर्क करना है। तो भारत की विदेश नीति जो है ना वो गुटनिरपेक्ष नीति पर आधारित है। यही पूछा है कि भारत के विदेश नीति किस पर आधारित है। तो भारत के विदेश नीति गुटनिरपेक्ष नीति पर आधारित है। हो गया। अब आगे कह रहा स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था। विधि में होता है कानून, विधि में क्या होता है कानून। तो कह रहा स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो इसका आंसर होगा श्री एम सी शीतलवाद, श्री एम सी शीतलवाद। तो क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन था। श्री एम सी शीतलवाद। चलिए अब विधि आयोग का स्थापना हुआ 1955 में, याद रखिएगा। तो ये पूछा जाए कि विधि आयोग का स्थापना कब हुआ 1955 में। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि में कानून, कानून क्या होता है कानून नहीं कुछ होता है विधि के विधान, है ना। चलिए तो भगवान के कानून हो गया। यही नौकरी लगेगा रहेगा वही नहीं रहेगा, है ना। पहले हाथ पर पटा जैसे तो कुछ होगा नहीं, होगा कुछ होगा। लड़की बोलती कि हम तकदीरें बदल देंगे, है ना। हाँ बात सही है साहब, सही बोलिए। देखिएगा लोग बोलते हैं कि जो हाथ की रेखा में लिखा हुआ रहता है ना वही होता है। अगर हमारी हाथ की रेखा में लिखा हुआ है कि हम दरोगा बनेंगे, पुलिस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, नर्स बनेंगे, तो बनबे करेंगे, पढ़े या ना पढ़े। ये लोगों की सोच है, लोगों की सोच है कि भाग में जो है ना वही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोच रखता है कि हमारा भाग में लिखा हुआ है कि हमको नौकरी लगेगा तो लगेगा, अब मेहनत करने की कोई जरूरत है नहीं। भाग में लिखा हुआ है कि नौकरी लगेगा तो लगेगा। तो आपको बताए थे साहब, क्या पता आपकी भाग में लिखा हुआ हो कि मेहनत करोगे तो लगेगा, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं लगेगा। क्या कहा हुआ है ना। ये बात सही है कि आपकी भाग में लिखा हुआ है कि आपको नौकरी लगेगा, लेकिन आप ही के भाग में ये भी लिखा हुआ है कि मेहनत करोगे तब लगेगा, मेहनत नहीं करोगे नहीं लगेगा। तब क्या होगा विनोद, नहीं समझे हम। हाँ हाँ बात सही है। हाँ 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 लड़कियों का ना कि सर हम तो चाहते हैं कि देश की 75% आबादी अंधविश्वासी हो, अब भाग के भरोसे बैठे रहे, ताकि हमारे जैसे चतुर आदमी, है ना, ये है ना, यही बात है। चलिए तो देखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है। हाँ इसका स्थापना कब हुआ 1955। इस बार दाम क्लियर हो जाएगा। चलो अब आगे देखो, आगे हाँ आगे किसने कहा था धर्म के बिना राजनीति स्वीकार नहीं करता। तो यह है महात्मा गांधी। सर पहले बताया गया है, आप ही लोग सेट में कहा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। किसने कहा था, ध्यान देगा, किसने कहा था धर्म के बिना। महात्मा गांधी को जानते हैं ना। हाँ महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को विश्व हिंसा दिवस क्या मनाते हैं। हाँ विश्व हिंसा दिवस 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। चलिए आप बताएगा महात्मा गांधी के बहन का नाम कोई, क्या उनका बहन का नाम था रलियत बेन। उनकी बहन का नाम है साहब रलियत बेन। महात्मा गांधी की बहन का क्या नाम था रलियत बेन, है ना। चलिए पिताजी का नाम जन्मे करते हैं करमचंद गांधी, है ना। और चाचा का नाम क्या था। हाँ महात्मा गांधी का चाचा का नाम था तुलसीदास गांधी, तुलसीदास गांधी, है ना। तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व हिंसा दिवस। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व हिंसा दिवस। उनकी बहन का नाम था रलियत बेन और इनके अंकल का नाम था तुलसीदास गांधी। और गांधी जी ने कहा था धर्म के बिना राजनीति संभव नहीं है ना। सब अपना जात वाला का वोट देता है। आगे देखिएगा क्या भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ है वो किस अनुच्छेद के तहत हुआ है 315, अनुच्छेद 315।
देखिए अनुच्छेद 315 जो है ना वो इस तरह से, अनुच्छेद 315 है ना, 315 का एक है, 315 के दो भी है, और दोनों में इसी का चर्चा है। एक, हाँ, एक में कहा गया है ना कि संघ और राज्य के लिए लोक सेवा, एक लोक सेवा आयोग होगा, और इसमें कहा गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। मतलब हुआ ना कि कहने का मतलब ये है कि संघ और राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। ये 35 के ए में है। ठीक है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। तो ऐसे सीधा सीधी पूछा कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, तो अनुच्छेद 315। लेकिन उसी को अगर थोड़ा अंदर से पूछे कि संघ और राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, तब उसको बोलना अनुच्छेद 315 के एक है। अब फिर पूछे कि नहीं दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा, तो इसका अनुच्छेद कितना होगा, 315 के दो। अब कहीं कहीं इसको क्या लिख देगा, कहीं कहीं इसको खा लिख देगा, कहीं कहीं इसको ए लिख देगा, कहीं कहीं इसको बी लिख देगा।